गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हम उदासीन बिंदु पर क्वेश्चन करेंगे कि उदासीन बिंदु है क्या। तो उदासीन बिंदु के विषय में आपको बता दिया गया है कि अगर किसी बिंदु पर अगर दो तीव्रताएं बराबर तथा विपरीत दिशाओं में हैं तो वह जो पॉइंट होता है उदासीन बिंदु कहलाता है। ठीक है, किसी बिंदु पर जब दो से अधिक यानी कि दो तीव्रताएं अगर किसी बिंदु पर बराबर और विपरीत दिशा में होती हैं तो वो हमारा उदासीन बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए ये +6 माइक्रोकूलम का आवेश है, यह -2 माइक्रोकूलम का आवेश है ना। अगर इसका हम उदासीन बिंदु ढूंढेंगे तो किधर होगा। पहले तो इसका जनरल केस हम डिस्कस करेंगे कि +6 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता किधर होती है। तो +6 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता आवेश से दूर की ओर होती है और -2 माइक्रोकूलम के कारण जो तीव्रता होती है वो आवेश की ओर होती है। तो ये दोनों बातें यहाँ पर पहले जानना जरूरी है। तो अगर हम +6 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो +6 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता दूर की तरफ होगी और -2 माइक्रोकूलम के कारण तीव्रता उसी की ओर होगी। यानी कि अगर हम तीव्रता यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर तीव्रता नहीं शून्य होगा। क्यों? क्योंकि +6 और -2 इन दोनों में बड़ा ये है ना। +6 में और -2 में अगर हम देखें तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें तो इस साइड परिणामी तीव्रता तो शून्य किसी भी हालत में नहीं होगी, क्योंकि वास्तव में ये बड़ा है और ये छोटा है ना। जब ये बड़ा है तो इसके कारण तीव्रता यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा होगा। अच्छा, दूरी भी कम और आवेश भी बड़ा है ना, और ये छोटा भी है और दूरी भी ज़्यादा है। तो तीव्रता फिलहाल इस साइड तो शून्य नहीं होगी। प्लस और माइनस है तो यहाँ बीच में तीव्रता नहीं होगी, मैंने बताया था। आप पिछले लेक्चर में आप देख लेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर यहाँ पर +6 यहाँ पर -2 है तो इसके बीच में तीव्रता तो शून्य नहीं होगा ना। अच्छा, इस साइड भी नहीं होगा तो तीसरा कंडीशन यहाँ पर बचता है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पॉइंट P मान लेते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं तीव्रता शून्य होगा। कैसे? +6 बड़ा है और इस पॉइंट से इसकी तुलना में दूर भी है और ये -2 माइक्रोकूलम है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट पर अगर हम देखेंगे तो इसकी और तीव्रता खींचेगी। अब ये नज़दीक है, ये छोटा है, नज़दीक है तो जाहिर सी बात है छोटा की तरफ ही आवेश को रखा जाएगा, या छोटा की तरफ ही हम क्या करेंगे तीव्रता यानी कि पॉइंट P पर उदासीन बिंदु ज्ञात करने के लिए हम छोटे वाले आवेश की तरफ ही देखेंगे ना। तो इसके कारण तीव्रता इस दिशा में E2 मान लेते हैं, इसके कारण तीव्रता इस दिशा में E1 मान लेते हैं। अब देखेंगे E1 और E2 इस पॉइंट P पर क्या है, विपरीत दिशाओं में है। और हम मान कर चलते हैं कि पॉइंट P जो है वहाँ पर बराबर होगा ना। अच्छा, इसके बीच की अगर हम बात करें तो क्या होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसको अगर हम 4 ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, हल करने में आसानी होगी। +9 माइक्रोकूलम, ठीक है, हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ लिखेंगे उदासीन बिंदु के लिए, क्या लिखेंगे, उदासीन बिंदु के लिए ना। उदासीन बिंदु के लिए क्या होगा, E1 बराबर E2। उदासीन बिंदु के लिए हम मान लेते हैं E1 जो होगा E2 के बराबर होगा, तभी उदासीन बिंदु मिलेगा ना। इसके बीच की दूरी हम मान लेते हैं 2 और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं F। ठीक है, चलिए देखिए E1 बराबर E2, तो यहाँ लिखेंगे इसके कारण तीव्रता पॉइंट P पर E1 की तरफ यानी उस डायरेक्शन में, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना। क्यों? यानी कि 9 माइक्रोकूलम 9 × 10⁻⁶, दूरी कितनी है, 2 + x का वर्ग हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q यानी कि -4, तो 4 × 10⁻⁶ ना, दूरी कितनी हो जाएगी, x का वर्ग हो जाएगा ना। इससे देखिए ये कट जाएगा ना, उसके बाद 10⁻⁶ से ये कट जाएगा ना, और ये तो कट गया, तो यहाँ बचा 9/2 + x का वर्ग बराबर यहाँ बचा 4/x का वर्ग। अगर हम देखें इसको यहाँ 75 करते हैं, इसको यहाँ ना, तो यहाँ आ जाएगा 9/4 बराबर आ जाएगा 2 + x का वर्ग बटे में x का स्क्वायर ना। अच्छा, स्क्वायर दोनों कटाएंगे तो 9/4 9 बटा यहाँ पर आ जाएगा 3/2 बराबर आ जाएगा 2 + x बटे में x।
यहाँ जाएगा 3/2 बराबर 2/x प्लस x/x, ये कट जाएगा 3/2 बराबर 2/x प्लस 1, 75 कर दीजिए 1, तो 3/2 माइनस 1 बराबर 2/x ना। चलिए 2 का 2, तो 3 में से 2 घटेगा 1/2 बराबर यहाँ आ जाएगा 2/x। देख लीजिए 3/2 माइनस 1, तो 1/2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/2 बराबर 2/x। अगर हम x को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो जो को यहाँ, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4 मीटर ना। यानी जो तीव्रता होगी, यहाँ से हमने x से दूरी माना है, तो यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। यानी कि उदासीन बिंदु क्या होगा यहाँ पर मिलेगा ना। जो उदासीन बिंदु होगा यानी कि छोटे वाले आवेश से कितनी दूरी पर, 4 मीटर की दूरी पर। फिर से एक बार देख लीजिए 1/4πε0 Q1/r², Q1/r², इससे ये कट जाएगा 9/2 प्लस x का होल स्क्वायर बराबर 4/x², ना 9/4 बराबर 2 प्लस x का होल स्क्वायर बटे में x²। अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो 3/2 बराबर 2 प्लस x/x। यहाँ पर देखेंगे दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने x को ना, 2/x प्लस 1, 75 कर दिए 1/2 बराबर 2/x। x का मान कितना आ गया 4 मीटर। यानी कि जो उदासीन बिंदु मिलने वाला है वो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 मीटर। तो याद रखना, अगर एक आवेश प्लस एक आवेश माइनस है तो जो तीव्रता होगी वो प्लस और माइनस, इसमें हम देख लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर ये बड़ा है तो यहाँ पर इस साइड तीव्रता मिलेगी 0 ना, उदासीन बिंदु इस साइड मिलेगा। अगर ये छोटा ये बड़ा है तो इस साइड मिलेगा ना, अगर प्लस माइनस का चिन्ह है तो। उसके बाद अगर हम देखें कि अगर दोनों सेम चार्जेस रहेंगे, मतलब प्लस प्लस या माइनस माइनस, दोनों अगर सेम मतलब के नेचर करेंगे तो जो तीव्रता होगी वो दोनों के क्या होगा, बीच मिलेगा ना, दोनों के बीच में। लेकिन यहाँ पर भी छोटे वाले आवेश की ओर ही हमें जाना है ना, छोटे वाले आवेश की ओर ही जाना है। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार इसको आप सॉल्व कर सकते हैं ना, यही तरीका अपनाकर। और आपको फार्मूले पर नहीं, अगर आपको हल पूछा है तो आपको इस प्रकार हल करके दर्शाना है। अगर बहुविकल्पी में पूछता है तो आप फार्मूला लगाकर आप डायरेक्टली छोटे वाले आवेश से आप निकाल सकते हैं न, जहाँ से भी पूछेगा। बात समझ, अगर आपसे 1 नंबर से अधिक पूछेगा 2 या 3 नंबर का, तो आप इसी वाले तरीका का उपयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग जो है वृत्ताकार वलय, ठीक है, वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम तीव्रता जो पढ़ने वाले हैं, वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए देखिए, वृत्ताकार वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ना, वो किस प्रकार होगा। तो ध्यान देना, वृत्ताकार वलय की अक्ष का मतलब ये होता है, अगर हम सर्किल बना रहे हैं, ध्यान देना, अगर हम वृत्ताकार वलय अगर बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब जैसे रिंग हो गया ना। अब जैसे ये रिंग है तो इसके सेंटर से अगर हम एक लाइन को खींचेंगे तो वो उसका अक्ष होगा ना। अगर कोई रिंग है ना, अगर उसके सेंटर से बिल्कुल हम एक लाइन खींचेंगे तो वो जो लाइन होगी वो उसका अक्ष होगा ना। तो उसी की अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर हम रिंग ऐसे तो बना नहीं सकेंगे ना, तो याद रखना यहाँ पर हम जो रिंग बनाने वाले हैं, यहाँ पर जो हम रिंग बनाने वाले हैं उस रिंग के विषय में अगर हम देखें ना, तो इस प्रकार कुछ नजर आएगा आपको ना। यानी कि ये जो वृत्ताकार वाला बना है वो थोड़ा सा तिरछे पर रखा है ना। तो इसके अक्ष पर, तो इसके सेंटर से हम मान लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट P है और यहीं पर हमें तीव्रता बतानी है ना। इसके सेंटर से यहाँ पर हमें तीव्रता बतानी है, बात समझ रहे। तो हमने क्या किया, इस रिंग को आवेश दे दिया, मान लेते हैं क्यों आवेश दे दिया हम इस रिंग को ना। इस रिंग को हमने क्या किया, क्यों आवेश दे दिया। और जब हम इस रिंग को क्यों आवेश देंगे तो ये रिंग है, धातु का है ना, चालक पदार्थ है। तो जो रिंग होगा, इस रिंग पर आवेश पूरी तरह से चारों तरफ फैल जाएगा ना। जब चारों तरफ फैल जाएगा तो अब हमें ध्यान
से समझना है कि वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जानते हैं, वो सूत्र हम बिंदु आवेश के कारण जानते हैं ना, वो सूत्र हम बिंदु आवेश के कारण जानते हैं। तो जो बिंदु आवेश का जो सूत्र होता है वो कहीं कहीं बिंदु आवेश के लिए लागू होगा, और यहाँ पर हमने पूरे रिंग पर आवेश दे दिया, तो वो आवेश बिंदु के आकार का तो है नहीं ना, वह आवेश जो है बिंदु के आकार का है नहीं। जब बिंदु के आकार का आवेश नहीं है तो हम इस रिंग के लिए बिंदु के आकार का यानी कि बिंदु के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का सूत्र है, हम डायरेक्टली उस सूत्र को अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर देखिएगा, इस रिंग को हम क्या करेंगे, इस रिंग के हम इतने छोटे छोटे टुकड़े करेंगे कि जो आवेश दिया गया है यह आवेश ट्यूब के आकार का हो जाए ना। ये जो हमने आवेश दिया, इसको क्यों आवेश जो दिया है इस रिंग को ना, अगर इस रिंग को हम बहुत छोटा छोटा पार्ट करें, एक एक रिंग यानी इस रिंग को हम इतना छोटा छोटा पार्ट करें, तो ये जो आवेश है वो बिंदु के आवेश की भांति कार्य करने लगे। तो यहाँ से समझिएगा, हम इस रिंग के बहुत छोटे छोटे टुकड़े करेंगे और इसमें से एक टुकड़ा हम यहाँ से लेने वाला है, इसमें से एक टुकड़ा हम यहाँ से लेंगे, और ये जो आवेश होगा ये डी क्यू होगा ना, ध्यान समझिएगा। ये जो आवेश होगा ये डी क्यू होगा, और ये जो डी क्यू आवेश होगा ये अपने आप में बिंदु के आकार का काम करेगा ना, ये अपने आप में बिंदु के आकार का काम करेगा ना। तो इस बिंदु के आकार के कारण अगर हम इस पॉइंट पी पर तीव्रता अगर निकालेंगे ना, तो तीव्रता कुछ इस प्रकार होगी ना, तीव्रता कुछ इस प्रकार होगी। तो इस छोटे से आवेश के कारण जो तीव्रता इस पॉइंट पी पर बनेगा वो बहुत छोटा सा ही बनेगा ना। इस छोटे से आवेश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगा वो छोटा ही होगा ना। मान लेते हैं डी के कारण यहाँ पर तीव्रता क्या होगा, डी होगा, और मान लेते हैं यहाँ से ये जो दूरी होगी, ये दूरी हम इस्तेमाल आर, ध्यान समझते रहिएगा सारी चीज़ें ना, ये क्या होगा, इस्तेमाल आर होगा ना। तो ऐसे इसमें बहुत सारे देखा जाए, ऐसे ही इसमें इस वृत्ताकार वलय के ऐसे बहुत छोटे छोटे पार्ट बनेंगे। तो एक पार्ट यहाँ से भी बनेगा ना, एक पार्ट यहाँ पर भी बनेगा, और ये भी क्या होगा, डी क्यू ही होगा ना, ये भी क्या होगा, डी क्यू ही होगा। तो इसके कारण यहाँ पर जो तीव्रता होगी कुछ इस प्रकार होगी, और किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी ना, किधर होगी बताइए, इस डायरेक्शन में होगी ना। तो इसके कारण तीव्रता ई डायरेक्शन में होगी, डी ना। बिंदु के आकार कहा है तो यहाँ पर भी तीव्रता बिंदु के आकार की होगी। और ये वृत्ताकार वलय की क्या है, ये अच्छा, ये जो लाइन मैंने खींचा ये वृत्ताकार वलय की क्या है, अच्छा, ये जो लाइन मैंने खींचा वृत्ताकार वलय की क्या है, अच्छा। अच्छा, अगर हम इस त्रिज्या इस अक्ष से अगर हम कोण की बात करें तो यहाँ पर कोण थीटा होगा ना। इस त्रिज्या और इस हाँ सॉरी, ये अक्ष और ये जो आर है ना, ये जो दूरी है, इससे कोण यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ध्यान देना, वृत्ताकार वलय से कहीं से भी, ध्यान देना, वृत्ताकार वलय से कहीं से भी आप कोई भी लाइन ड्रा करोगे ना, ये कोई भी लाइन ड्रा करोगे, और ये लाइन जो आर है इसकी लंबाई जो मैंने आर माना है, वो कहीं से भी आप इस पॉइंट पी को मिलाओगे, इस वृत्ताकार परिधि से कहीं से भी लाइन इस पॉइंट पी से मिलाएंगे वो आर ही होने वाली है। और इस वृत्ताकार ना, इस वृत्ताकार अक्ष वाली लाइन से कोण सभी जगह क्या करेगा, समान ही बनाएगा। इस वृत्ताकार अक्ष की जो लाइन है वो, अगर मैं आर की अगर मैं बात करूं तो सभी जगह से ये आर जो दूरी होगी ना, वो सभी जगह आर की जो दूरी होगी सेम होगी, लेकिन वृत्ताकार अक्ष से जो मैंने लाइन यहाँ पर खींचा है वहाँ से कोण थीटा ही बनाएगा ना। अच्छा, इस दूरी को भी हम मान लेते हैं क्या, यक्स, इस दूरी को भी हम मान लेते हैं यक्स, समझते रहिएगा सारी चीज़ें ना, यक्स। तो ये लाइन आर और इस यक्स से जो कोण बनाया थीटा, तो ये लाइन यक्स और ये आर कोण बनाएगा थीटा। यहाँ से भी अगर ऐसे है, यहाँ से भी अगर आप खींचोगे ना, तो वहाँ पर भी क्या, इस लाइन से थीटा कोण ही बनाएगा। अगर ऐसे है, यहाँ से भी हम खींच रहे हैं तो कोण थीटा ही बनाएगा। आप बनाकर देख सकते हैं ना, आप रिंग ले लिए, वहाँ से कोई अच्छा खींच लीजिए ना, आप कहीं से भी आप मापिए ना, तो कोण क्या बनाएगा, थीटा ही बनाएगा। बात समझ में। तो ये हो गया यक्स, ये हो गया आर, और ये वृत्ताकार वलय की हम मान लेते हैं ये त्रिज्या है ना, कैपिटल आर ना। सारी चीजें क्लियर हो गई। चलिए, तो ये दूरी आर है ना, ये दूरी आर है, इसके कारण तीव्रता डी डायरेक्शन में। तो हम एक छोटे से आवेश के कारण डी क्यू के कारण अगर इस पॉइंट पी पर तीव्रता की अगर हम बात करें तो डी इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू की जगह डी क्यू, और दूरी क्या है, आर है तो आर स्क्वायर ना। तो यही होने वाला है ना, डी इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर
अच्छा, अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये डी है ना, ये डी है, यहाँ पर देखिए ये डी है, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर भी क्या होगा थीटा। अगर हम इस डी को वियोजित करें तो इस लाइन में क्या आएगा, डी कास थीटा आएगा, क्या आएगा डी कास थीटा आएगा। तो इसके लंबवत यहाँ पर क्या आएगा, डी साइन थीटा आ जाएगा ना, डी साइन थीटा। यहाँ से समझेगा, ये अगर डी है तो इस लाइन में डी कास थीटा आएगा और इसके लंबवत क्या आएगा, डी साइन थीटा आ जाएगा ना। ये बातें समझ में आई, डी कास थीटा, डी साइन थीटा, क्लियर है। अब यही से आपकी कहानी स्टार्ट होती है, ध्यान देना। ये तो हमने फिगर के विषय में सारी चीज आपको बता दिया ना। वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम डायरेक्टली डी इक्वल टू 1/4πε0 q बटा डी क्यू बटा आर स्क्वायर नहीं लगा सकते, बात समझ में। चलिए, तो यहाँ पर डी कास थीटा, डी कास थीटा, तो ध्यान देना इस वाले के कारण डी कास थीटा यहाँ पर, डी साइन थीटा यहाँ पर, इस वाले के कारण डी कास थीटा यहाँ पर, डी साइन थीटा यहाँ पर। और ये डी साइन थीटा, ये डी साइन थीटा देखिए बराबर है, परिमाण में दिख रहा है और विपरीत दिशा में, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचता है हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास ये डी कास थीटा। क्या ये डी कास थीटा और इसके कारण डी कास थीटा जोड़कर 2d कास थीटा हो जाएगा, बताइए क्या 2d कास थीटा हो जाएगा, बोलो। तो 2d कास थीटा नहीं होगा, बात समझ, क्योंकि यहाँ पर ये जो सर्कुलर है, ये जो वृत्ताकार वलय बना है ना, ये जो वृत्ताकार वलय बना है, ये वृत्ताकार वलय यहाँ पर छोटे छोटे डी क्यू ऐसे बहुत सारे मिलेंगे जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते। छोटे छोटे डी क्यू यहाँ पर बहुत सारे मिलेंगे जिसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे डी क्यू मिलने वाले हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डी क्यू मिलेंगे और हर एक डी क्यू के कारण जो तीव्रता उत्पन्न होगी डी, उसकी परिणामी तीव्रता डी कास थीटा और उसका जो मतलब कि ऊर्ध्वाधर अक्ष पर यानी कि उसका जो एक अगला कंपोनेंट है यानी डी साइन थीटा, तो यहाँ पर अगर लेंगे तो इसका अपोजिट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर लेंगे इसका अपोजिट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर लेंगे इसका अपोजिट यहाँ पर मिलेगा। तो हर एक डी कास थीटा का हर एक कंपोनेंट डी साइन थीटा मिलेगा और जो कि हर एक डी साइन थीटा से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम काउंटिंग में जो डी कास थीटा मिलने वाला है, पता नहीं कितने डी कास थीटा मिलेंगे। तो हम परिणामी तीव्रता के रूप में जितने भी आवेश होंगे, उसका सभी का सभी परिणामी तीव्रता हम यहाँ पर जोड़ लेंगे और वही हमारा क्या होगा, तीव्रता होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें, समझिएगा, परिणामी तीव्रता की अगर हम बात करें तो परिणामी तीव्रता क्या होगा, पूरे आवेश के कारण ना। तो हम कह सकते हैं E इक्वल टू इंटीग्रेशन डी, यानी कि जितनी भी तीव्रता यहाँ पर होगी वो सब का सब क्या होगा, डी कास थीटा का सब हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे ना। परिणामी जो तीव्रता होगा मान लेते हैं E इक्वल टू इंटीग्रेशन डी कास थीटा ना, इंटीग्रेशन क्या होगा, डी कास थीटा, यानी जितनी भी यहाँ पर इंटीग्रेशन डी कास थीटा है ना, जितनी भी यहाँ पर इंटीग्रेशन डी कास थीटा है, सब का सब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समेशन निकाल लेंगे ना। और जब सबका हम यहाँ पर ऐड निकालेंगे तो कहीं न कहीं हमें जो तीव्रता मिलेगी वो पूरी मिल जाएगी, क्योंकि डी कास थीटा ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पर मिलेंगे ना। जब यहाँ पर इस छोटे छोटे पार्ट कर बहुत सारे डी कास थीटा यहाँ पर मिलने वाले हैं, तो सबका हमने क्या कर लिया, समेशन निकाल लिया। तो इस प्रकार हमारा क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन डी कास थीटा ना। चलिए, तो डी का मान यहाँ पर हमें पता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे E इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 ना, डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कास थीटा, डी क्यू बटे में आर स्क्वायर कास थीटा। अब देखिए यहाँ पर डी क्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, डी क्यू का हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखेंगे डी क्यू का जब हमें समाकलन करना है, डी क्यू का यहाँ पर हमारा जो समाकलन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1/4πε0 क्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेंगे ना। थीटा कांस्टेंट है, हर एक पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ से आप जो भी लाइन इस अक्ष से मिलाओगे ना, ये दूरी आर वाली जो भी लाइन यहाँ से इसके अक्ष से मिलाओगे, यहाँ पर कोण थीटा जो है वो नियत होने वाला है ना, यानी कास थीटा भी क्या हो जाएगा, नियत रहेगा। आर
हर एक जगह से आप लाइन खींचोगे, इसके परिध से जो भी लाइन यहाँ पर मिलाओगे आर भी क्या रहेगा, हर जगह से बराबर रहेगा, यानी कि वो भी बदलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई cos थीटा बटे में r स्क्वायर इंटीग्रेशन dq ना। इस dq का अगर हम समाकलन कर देंगे तो यहाँ पर इसी q को मैंने क्या किया है, dq को पदों में मैंने क्या किया, तोड़ दिया है ना। dq के रिस्पेक्ट में मैंने क्या किया, इसकी को तोड़ दिया है। जो सभी को समेशन किया जाएगा तो ये जुड़कर पुनः क्या बन जाएगा, q बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू 1/4 cos थीटा बटे में r स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा q ना। क्या आ जाएगा, cos थीटा बटे में क्या हो जाएगा, q आ जाएगा। अच्छा ये तो हमारा क्या हुआ, अब समाकलन हो गया। अच्छा अब अगर हम यहाँ से cos थीटा का अगर हम मान निकालें ना, अगर हम यहाँ से cos थीटा का मान निकालें, ये देखो कोण है, कोण के सामने ये लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार, ये कट। तो यहाँ से अगर हम देखें तो चूंकि cos थीटा बराबर क्या मिलने वाला, आधार बटा कट। आधार के रूप में क्या है, x है, और कड़ के रूप में क्या है, r है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कड़ यानी x बटा r। तो cos थीटा की जगह लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/4 cos थीटा की जगह x बटा r, तो r स्क्वायर यहाँ बट्टे में r, तो r का क्यूब आ जाएगा इंटू क्यूब ना। x बटा क्या गया, r क्यूब इंटू क्यूब। अब यहाँ से देखिए, अगर हम ये लंब है हमारा, ये आधार ये कड़ है, अगर हम r का मान निकालें तो यहाँ पर r बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर r बराबर हमारा आ जाएगा कौड़ी में क्या आ जाएगा, देखिए कड़ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि r बराबर आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अगर हम यहाँ से r का मान रखें तो आ जाएगा E इक्वल टू 1/4 q इंटू एक्स बटे में आ जाएगा, कौड़ी में लिखेंगे तो यहाँ से अगर हम क्यूब करेंगे तो आ जाएगा मान लो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, कि घाते आ जाएगा 3/2 ना। कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में क्या आ जाएगा, 3/2 ना। ये हमारा समीकरण नंबर बन गया पहला। और यही वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, यही आपका वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। चलिए ये तो इतना आपके बुक में दिया है, ठीक है, इतना आपके बुक में दिया है कि वृत्ताकार वलय की अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकालने वाले हो वो आपका क्या निकलेगा, E इक्वल टू 1/4 q इंटू एक्स बटे में कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घाते 3/2। चलिए लेकिन इसकी अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी ना, कहाँ पर मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, इसकी अक्ष पर वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट पर तीव्रता मैक्सिमम मिलेगी मिनिमम। तो ये दोनों चीज़ें नहीं पता है कि मैक्सिमम मिलेगा तीव्रता कि मिनिमम मिलेगा ना, तो इसके लिए ये आपका एक फलन तैयार हुआ। मैथ में आप एक चैप्टर पढ़ोगे अवकलन के अनुप्रयोग करके है, ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग करके है, मैक्सिमा एंड मिनिमा ना, उच्चिष्ट और निम्निष्ट ना। तो यहाँ पर ये जो फलन आपको बना है, इसी फलन का हमें क्या करना है, 2 बार अवकलन करना है ना। अवकलन करने के बाद वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि फलन का जो मान होगा वो उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा। यही आपका फलन है, फलन आपका यही है। इसी फलन से 2 बार अवकलन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि फलन का मान हमारा उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा। तो आइए देखते हैं इसको। अब इसको पूरा मिटा देते हैं, इसका कुछ खास नहीं रह गया। चलिए लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर ना, इसको हम क्या करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं ना। फलन हमारा अंश और हर में है। चलिए देखिए, तो यहाँ हो जाएगा E इक्वल टू डी बटे में dx, x के सापेक्ष अवकलन करना है ना। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर ले लेते हैं, 1/4 क्यूब ना। चलिए यहाँ पर करेंगे d बटा dx ना। चलिए इसको मैं पहले से बाहर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, हर का वर्ग यानी कि r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का हमने वर्ग करना है ना। जब इसका हम वर्ग करें, क्योंकि हर का वर्ग होता है ना, क्या होता है, हर का वर्ग होता है, ध्यान देना, हर का वर्ग। उसके बाद लिखेंगे हर
हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन ना, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन। चलिए देखिए, इतना बाहर कर लिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात में 3/2 ना, इसका हमें क्या करना है, इसका हमको वर्ग कर देना है ना, हर का वर्ग हर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डायरेक्टली हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली हम इसका अवकलन कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन, अंश के रूप में हमारा क्या है, अंश के रूप में हमारा यहाँ पर एक्स है क्योंकि हम इतनी चीज़ों को बाहर कर लिए Q/4πε0। तो हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन यानी d/dx ऑफ एक्स ना, तो हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश ना, माइनस अंश यानी कि एक्स इंटू हर का अवकलन ना, तो यहाँ हो जाएगा हमारा d/dx आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर में 3/2। चलिए देख सकते हैं, ये हम अंश बटा हर का सूत्र लगाए हैं ना, हर का वर्ग किए हैं हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। चलिए अब देखिएगा यहाँ पर d/dx बराबर यहाँ हर का वर्ग, तो वर्ग यहाँ पर हमने किया तो यहाँ पर देखिए ये घात से क्या होगा, कट जाएगा क्योंकि 3/2 है, समझ सकते हैं ना मैथमेटिक्स है। तो Q/4πε0 बचेगा यहाँ पर, यहाँ से देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात में 3/2 है, इसका अवकलन कर देंगे 1 आ जाएगा माइनस एक्स, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, n एक्स पावर n माइनस 1 3/2 में से घटेगा 1/2 आएगा, समझेगा। हमने क्या किया है, एक्स पावर एन का सूत्र जो अवकलन का होता है n एक्स पावर n माइनस 1, समझ सकते हैं, n एक्स पावर n माइनस 1 3/2 में से घटेगा 1/2 आ जाएगा ना। इसको हमने x माना है तो इसका पुनः अवकलन करेंगे, आर स्क्वायर का अवकलन शून्य क्योंकि नितांक है, कैपिटल आर बदलेगा नहीं ना, आर के रिस्पेक्ट में हम अवकलन कर रहे हैं ना। चलिए यस के रिस्पेक्ट में तो ये शून्य हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा +2x आ जाएगा ना। चलिए यहाँ पर आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के घात में क्या आ जाएगा 3। चलिए यहाँ से देखिएगा ये 2 से ये 2 कट जाएगा ना, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, जब इस 2 से ये 2 कट जाएगा यहाँ पर x बचेगा, यह पूरा यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा। चलिए तो d/dx बराबर Q/4πε0 ना। चलिए यहाँ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात में 3/2 माइनस यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की घात में 1/2, यहाँ आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में क्यू। अच्छा इन दोनों में अगर हम कॉमन करें तो 1/2 इसमें भी मिलेगा क्योंकि ये पावर 3/2 है। अगर 1/2 कॉमन करेंगे यानी कि 1.5 घात है, तो अगर 1/2 घात कॉमन हो जाएगा तो 1 घात बचेगा, यहाँ पर 1/2 अगर घात कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर 3x स्क्वायर केवल बचेगा ना। हमने समीकरण का अवकलन कर रहे हैं। चलिए देखिए तो 1/2 को हम कॉमन करेंगे तो d/dx बराबर Q/4πε0, यहाँ पर कॉमन हमने किया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, यहाँ पर बचेगा माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में 3। चलिए 1/2 अगर हम यहाँ पर देखिए 3 है ना, 3 है, अगर 1/2 को हम नीचे ले जाएंगे तो 3 माइनस 1/2 होगा, और 3 माइनस 1/2 मतलब ये अगर 3 है तो आधा 3 में से आधा अगर घट जाएगा 1/2 घट जाएगा तो 5/2 बचेगा ना, तो 5/2 यहाँ पर बचेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं d/dx बराबर Q/4πε0, ये नीचे चला जाएगा घट जाएगा, और यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में 5/2।
ना, एक बार अवकलन हो गया ना, एक बार अवकलन हो गया इसका, तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो समीकरण नंबर इसको मान लिए सेकंड मान लिए। अब क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको पढ़ाया गया है, अगर आप पढ़े होंगे ना, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बार अवकलन करने के बाद इसको 0 के बराबर कर दिया जाता है ना, फलन को, यानी कि फलन को उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ के लिए, फलन जो का मान उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे ना। चलिए देखिए, अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए, क्या अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए, न्यूनतम के लिए फलन का मान अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डी बटा डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, 0 ना। फलन का मान अधिकतम अथवा न्यूनतम के लिए क्या लिखेंगे हम, डी बटा डी एक्स बराबर 0 लिखेंगे। तो डी बटा डी एक्स बराबर 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा समझेगा। अब यहाँ पर देखिए डी बटा डी एक्स बराबर 0 लिखने का मतलब यहाँ पर 0 कौन सा होगा, ये भी आपको समझना है, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं ना। देखिए अब हम क्यों के 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आवेश 0 हो जाएगा तो तीव्रता अधिकतम अथवा न्यूनतम होने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। अगर आवेश 0 हो जाएगा तो आवेश 0 तो नहीं हो सकता किसी भी हालत में, आवेश 0 नहीं हो सकता किसी भी हालत में। अच्छा, अगर हम आर स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर घाते 5/2 अगर हम करते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर घात में अगर हम 5/2 करते हैं, अगर हम इतने को 0 कर देते हैं तो हर 0 होने का मतलब पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा ना, यानी कि ये भी 0 नहीं हो सकता। तो 0 के अकॉर्डिंग टू अगर हम देखें तो आर स्क्वायर माने 3x स्क्वायर, केवल 0 के अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो 0 यही होने वाला है और कुछ 0 नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर सही है ना। चलिए देखिए, तो यहाँ लिखेंगे क्या, हम आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा ना। आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। चलिए देखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये अगर हम यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यक्स का मान निकालेंगे तो आर बटा क्या आ जाएगा, कॉर्डिंग 3 प्लस माइनस आर का मान जो हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, यक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आर बटा कॉर्डिंग 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो मान आया प्लस माइनस कितना आया, आर बटा कॉर्डिंग 3। तो चलिए देखिए, यहाँ पर कुछ डाउट लग रहा है, आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर होगा कि आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो मान आया हमारा क्या आया, आर स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर को इसको मैंने 0 के बराबर किया, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कौड़ी में 3 आ जाएगा। अब देखिए इसको अब हम क्या करेंगे, ये मान आ गया, अब इसको हम क्या करेंगे, पुनः हम इसका क्या करेंगे, पुनः इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। इस वाले वैल्यू को हम पुनः अवकलन करेंगे। तो देखिए यक्स का जो मान है आर बटा कौड़ी में 3 आया, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर ना। अब ये जो फलन है इसका मान आया है, अब ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, इसके लिए हम पुनः अवकलन करते हैं। जब पुनः इसका हम अवकलन करेंगे तो वहाँ पर क्लियर होगा कि इसी वैल्यू को उठा कर रखेंगे, वहाँ पर क्लियर होगा फलन उच्चतम होगा न्यूनतम होगा। तो यहाँ लिखेंगे d2e बटे में dx स्क्वायर ना, d2e बटे में क्या होगा, dx का स्क्वायर होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, पुनः इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करने वाले हैं।
तो इसका हम पुनः क्या करेंगे, हर कवर करेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। अगर हम इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हर, यानी आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर के पावर में 5/2। याद रखिएगा Q/4πε0 ये बाहर है, Q/4πε0 ये बाहर है ना। चलिए, ये हमारा बाहर है, इसको आप बाहर मानकर चलेंगे, इसको हम बाहर मानकर चलेंगे। तो हर का वर्ग, हर इंटू क्या करेंगे, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन यानी कि आर स्क्वायर माइनस 3x², इसका अवकलन। हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस, ध्यान देना, माइनस हर अंश ना, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश, यानी कि r² माइनस 3x² ना। ध्यान समझिएगा, r² माइनस 3x²। उसके बाद क्या करेंगे, हर का अवकलन करेंगे, तो d/dx करके क्या करेंगे, हर कर लेंगे। यहाँ पर लिख दिया गया हर, ध्यान देना, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, साइड में दिख रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो आप समझिएगा r² प्लस स्क्वायर घात में 5/2 है। अब देखिए यहाँ पर तो लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं हम d2e बटे में dx का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर Q/4πε0, यहाँ पर हो जाएगा r² प्लस एक्स का स्क्वायर ना, r² प्लस एक्स का स्क्वायर घात में 5/2 ना। यहाँ पर देखिएगा r² का अवकलन क्या होगा, 0, 3x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 6x², 6x²। तो समझिएगा, यहाँ पर क्लियर हो गया। यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है, याद रखना, यहाँ पर क्या है, 2 है। शायद वहाँ पर था हमारा क्या, 3x² था, 1x², 5x² था, 3x² साथ घट गया था, तो यानी कि 2x² बचा था ना। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो r बटा क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 है, वहाँ से आप हल में देख सकते हैं, यहाँ पर 2 ही होगा, क्लियर हो गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया r² 0, यानी 2, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, नहीं यहाँ पर माइनस पहले से है। चलिए, r² माइनस 2x²। चलिए d/dx, यहाँ पर देखिए d/dx के रूप में मैंने बताया क्या, हर का अवकलन, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, n ना, क्या आएगा, n यानी 5/2 n x, यानी कि r² प्लस x² ना, r² प्लस x², तो n x पावर n माइनस 1, यानी 5/2 में से घटेगा तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3/2, ढाई में से घटेगा तो 1.5 बचेगा, और नीचे इसका वर्ग हो जाएगा तो r² प्लस x² के घात में 5 हो जाएगा, r² प्लस x² घात में 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, इन दोनों में 3/2, यहाँ पर 3/2, यहाँ पर भी मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा, 3/2 हम क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। वैल्यू हमारा r का क्या है, x क्या आया, प्लस माइनस r बटा कड़ी में 2 आया है। चलिए देखिए, तो d2e बटे में dx² बराबर Q/4πε0 ना, यहाँ पर कॉमन कर लिया, r² प्लस x² घात में 3/2 कॉमन होगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा r² प्लस x²। अगर हम 2.5 में से अगर 1.5 कॉमन करेंगे तो 1 बचेगा ना, यहाँ पर माइनस 4x माइनस r² माइनस 2x² ना, r² माइनस 2x²। यहाँ पर देखिए, इसको मैंने कॉमन कर लिया। अच्छा, इसका पुनः अवकलन भी होगा, याद रखना, इसको मैंने कॉमन किया है, इसको हमने x पावर n का मान का सूत्र लगाया, तो इसका पुनः अवकलन करेंगे क्या आएगा, ये 0 + 2x आएगा ना। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारा, क्या बचेगा, 0 + 2x भी बचेगा ना। जब इसका अवकलन करेंगे ना, पुनः इसका अवकलन करेंगे 0 + 2x, क्योंकि हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, तो इसको हम x माने हैं, x पावर n लगाए हैं, तो इसका पुनः इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो r² का अवकलन 0 और x² का अवकलन 2x, तो यहाँ से 2x, 2 से 2 कटेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा ना। जब यहाँ पर x बचेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, 5x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा।
चलिए, तो यहाँ पर क्या है हमारा, देखिएगा, जब इसको हम ना, इसको हमने कॉमन किया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में 5, तो ये 3/2 नीचे घट जाएगा, तो आ जाएगा d2e/में dx² बराबर q/4πε0, यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर घात में 3/2। यहाँ पर देखिए, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4r² माइनस 4x², यहाँ आ जाएगा, यक्स को हमने कॉमन कर लिया है, यहाँ पर भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -5r², माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा +5 दूनी 10x², नीचे 3/2 घट जाएगा तो r² प्लस x² घात में 7/2 बन जाएगा। 5 में से 1.5 घटेगा तो कितना बचेगा, 3.5 बचेगा, यानी 7/2। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा 5r² 4r² -9r², यहाँ पर देखिएगा 10x², 4x² घट जाएगा, प्लस 6x² आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जो यक्स का मान है हमारा क्या है, r/2 है, प्लस माइनस करके यक्स का मान कितना है, यक्स का मान है प्लस माइनस r/2 है ना। इसी पर फलन को हमें चेक करना है कि मान उच्चतम होगा कि निम्नतम होगा। जब इसको हमने घटा दिया तो ये हट जाएगा ना, इसको मैंने इससे घटा दिया है ना, यहाँ पर x बचा है, तो यहाँ लिखेंगे d2e/में dx² बराबर आ जाएगा q×x/में 4πε0। तो यहाँ से देखिएगा, इसको हम हल करेंगे तो आ जाएगा -9r² ना, -9r² प्लस 6x² ना, बटे में क्या आ जाएगा, r² प्लस x² घात में 3/2। ठीक है, 7/2। चलिए, तो ये हमारा आ गया ना। तो फलन यही हमारा दोबारा अवकलन करके ये फलन हमारा उच्चतम होगा कि न्यूनतम होगा ना। तो पहले हम x बराबर क्या रखेंगे, r/2 रखेंगे ना। चलिए, r/2 रखते हैं तो d2e/में dx² ना, x का मान, तो x का मान क्या है, q×x का मान रख दिए r/2 ना, r/2। यहाँ पर देखिए माइनस 9 और यहाँ पर 9r² है ही, प्लस 6 यहाँ पर इसका मान कितना है, r/2 है, तो r/2 तो स्क्वायर हो जाएगा, तो r² बटे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। इससे ये कट जाएगा ना। यहाँ पर देखिएगा r² प्लस यस का मान अगर हम यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो r बटा क्या आ जाएगा, कड़ी में यानी कि 2 आ जाएगा। इसके वर्ग के रूप में क्या है, यहाँ पर 7/2 ना, यहाँ पर r² हो जाएगा बटा 2 ना। देखिएगा यहाँ पर ये कट जाएगा, 3r² आ जाएगा, 9r² यहाँ पर है ना। यहाँ पर कटा दिया तो कितना आ जाएगा, तो 3r², क्योंकि x बराबर क्या है, प्लस माइनस r/2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा d2e/में dx² बराबर आ जाएगा QR/2। यहाँ पर देखिएगा 3r² में 9r² घटेगा तो कितना आ जाएगा, -6r² आएगा ना, -6r²। यहाँ पर आ जाएगा r² प्लस r² 2 की घात में क्या आ जाएगा, 7/2। तो फलन का मान देख सकते हैं निगेटिव आया ना। यहाँ पर फलन का मान जो आया है वो क्या आया, हमारा निगेटिव आया है। जब फलन का मान निगेटिव आया है तो फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। अगर फलन का मान पॉजिटिव आता तो फलन का मान अगर पॉजिटिव आता तो क्या आता, निम्नतम होता। तो यहाँ पर फलन का